हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाद्वीप को हम पढ़ रहे हैं। महाद्वीप में हमने नॉर्थ अमेरिका शुरू कर दिया था और आज हम नॉर्थ अमेरिका के बचे हुए हिस्से और साउथ अफ्रीका को पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने से पहले कुछ जो पिछला क्लास में हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैप दिखाया हुआ है। ये मैप जो है किसका है? तो ये ग्रीनलैंड है, नॉर्थ अमेरिका है पूरा। नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अफ्रीका की मैपिंग कर देते हैं। तो ऐसा ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। और यह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अलास्का है, यूएसए का ही भाग है। फिर ठीक उसके नीचे दोस्तों ये बॉर्डर लाइन आ जाती है। ये तो अलास्का हो गया और ये बॉर्डर लाइन के ऊपर वाला क्षेत्र कनाडा आ जाता है दोस्तों। और फिर ये यहाँ ये यूएसए आ जाएगा और ग्रीनलैंड हो ही गया। तो ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, अमेरिका और नीचे मैक्सिको। और जो ये वाली एरिया आती है दोस्तों इसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। पिछली क्लास में बताए थे कि ये तो सेंट्रल अमेरिका हो गया और ये मैक्सिको हो गया। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिड अमेरिका। और मिड अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिला देंगे तो ये हो जाएगा लैटिन अमेरिका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू होती है यहाँ से। बात कीजिए, ये जो अलास्का है दोस्तों, अलास्का को हम क्या कहते हैं? तो अलास्का को 1000 धुआओं की घाटी कहते हैं। और अभी इसमें हमने बताया था जो कनाडा क्षेत्र है, कनाडा क्षेत्र, इस कनाडा क्षेत्र में हमने बताया था कि एक एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत। ये जो रॉकीज पर्वत है कनाडा क्षेत्र और यूएसए क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लेब्राडोर सागर है ये एरिया। इस लेब्राडोर सागर से एक जलधारा आती है जिसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं, जो कि ठंडी होती है। और नीचे से एक गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आती है। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी जलधारा गर्म होती है, कौन सी जलधारा ठंडी होती है। इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? इसको समझने के लिए आप ग्लोब पर ध्यान दीजिए। ग्लोब से ही कि जो हमारा एक ग्लोब होता है दोस्तों, ग्लोब, इस पर क्या है? ये जो हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस पर इस 0 डिग्री के समय जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा है दोस्तों, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या है? तापमान ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो यहाँ से जो भी हवाएं निकलेंगी, जलधारा निकलेंगी, वो क्या निकलेंगी? गर्म निकलेंगी। यहाँ से जो भी निकलेंगी गर्म निकलेंगी। लेकिन जो है पोल वाला हिस्सा है दोस्तों, पोल वाला हिस्सा ये ठंडी एरिया है, तो यहाँ से जो भी जलधारा निकलेंगी वो ठंडे निकलेंगी। तो वही चीज़ हमने दिखाया है कि जो 0 डिग्री है इससे गर्म जलधारा, और जो ए पॉइंट है और डी पॉइंट है इसे ठंडी जलधारा निकलने वाली है। ध्यान दीजिए, जो भी जलधारा ध्रुव से आएगी, मतलब जो पोल से आएगी यहाँ से और यहाँ से, वो जलधारा कैसी होने वाली है? तो ठंडी होने वाली है, क्योंकि ये एरिया ठंडी होती है। नेक्स्ट, जो भी जलधारा भूमध्य रेखा की ओर से आएगी वो गर्म होने वाली है। इक्वेटर से जो भी आएगी वो गर्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है। तो इस नक्शे के अनुसार पूछा जाए आपसे कि कौन गर्म है, तो बी और सी गर्म जलधारा है, बी और सी। और कौन ठंडी जलधारा है, तो ए और डी ठंडी जलधारा है। इसी बात को उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि जो लेब्राडोर सागर है वो पोल से आ रहा है, पोल की तरफ से, इसलिए ठंडी जलधारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो इक्वेटर की तरफ से आ रहा है, इसलिए गर्म जलधारा है। चूंकि दोस्तों दोनों एक जगह आकर जहाँ मिलती हैं वहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। मछली उत्पादन ज़्यादा होने के कारण क्या है? गर्म और ठंडे के कारण। दोस्तों यहाँ पर एक स्थान पाया जाता है जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। बैंक है नॉर्मल पैसे वाला बैंक नहीं दोस्तों, यहाँ मछलियों का एक बैंक है। वहाँ पर किस स्थान पर है? तो यह न्यू फाउंडलैंड जगह पर है, जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहीं पर यूएसए के अंतर्गत एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है मोजेब मरुस्थल। और ये मैक्सिको में एक ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट पोपो कैपिटल। नेक्स्ट, पनामा नहर देख लेते हैं। यहाँ ये वाली एरिया जो दोस्तों सेंट्रल अमेरिका बताए थे, जिसको हमने याद करवाया था, ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज नॉट कम इन पार्टी लास्ट वाला सब पनामा, जो कि पनामा क्षेत्र को दिखाता है। ये पनामा क्षेत्र जो है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? ऊपर देखिए दोस्तों,
यहाँ पर पनामा क्षेत्र है और नहर है, यहीं से देखिए जोड़ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ये जुड़ा हुआ पॉइंट है पनामा नहर से। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा अपना और ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये तो पनामा नहर पूछा जाए किसको जोड़ती है तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये जो पनामा नहर जा रही है दोस्तों, ये पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी होती है तो इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। और जो अटलांटिक महासागर की तरफ पनामा वाला क्षेत्र है, जो अटलांटिक महासागर की तरफ पनामा वाला क्षेत्र है, इसके बंदरगाह का क्या नाम है तो कोलोन बंदरगाह नाम है। और प्रशांत महासागर की तरफ जो पनामा क्षेत्र है उस बंदरगाह का क्या नाम है तो उस बंदरगाह का नाम है पनामा सिटी बंदरगाह। दोस्तों इसी जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर पर यहाँ पर एक झील पाई जाती है गुटून, जो कि मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर ग्रीनलैंड आ जाएगा दोस्तों। जी कनाडा क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है नूनावत, जो कि कनाडा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी तो एस्किमो जनजाति, जो कि ठंडे प्रदेश वाले टुंड्रा में पाई जाती है। और यहाँ पता है जो एस्किमो जनजाति है ये बर्फ के घर में रहते हैं। पूछा जाए बर्फ के घर को क्या कहते हैं तो इग्लू कहते हैं। इनका एक हथियार होता है, उनके हथियार का नाम क्या है हार्पून। इनकी नाव का नाम क्या है तो कयाक। ये भोजन में क्या लेते हैं दोस्तों एस्किमो जनजाति वाले लोग तो ये सील मछली को भोजन में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े थे उसमें एक टॉपिक पढ़ाए थे 1914 का कामागाटा मारू प्रकरण। उसमें हमने बताया था कि एक जहाज थी जो जापान से कनाडा जा रही थी, लेकिन उसे बैंकूवर पॉइंट पर रोक दिया जाता है। फिर यह कहाँ जाकर रुकता है दोस्तों कलकत्ता के बजबज स्थान पर। यह वो वाला स्थान है जिसको मैंने लोकेट करके दिखा दिया है। नेक्स्ट आप कुछ यूएसए के 3 महत्वपूर्ण स्थान उनको देख लीजिए, सैन डियागो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। पूछा जाए सैन डियागो किस लिए फेमस है तो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है तो हॉलीवुड सिटी के लिए फेमस है। पूछा जाए बॉलीवुड सिटी कौन सी है तो अपनी मुंबई है। और लॉस एंजल्स पर दोस्तों एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पर मौसम साफ रहते हैं। नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को, इसको भी मैंने पढ़ा है। गदर पार्टी जो थी 1913 में स्थापना हुई थी, यहीं हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और सैन फ्रांसिस्को को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का मतलब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ मिले, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सिटी को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बताएं दोस्तों कि जो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर अधिकतर कंपनियों का हेडक्वार्टर जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और अन्य का हेडक्वार्टर यहीं पर है। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री में सैन डियागो जो कि यूएसए के जलयान के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। बर्मिंघम, ये यूएसए का बर्मिंघम है दोस्तों, इंग्लैंड का नहीं है। यह लौह इस्पात के लिए फेमस है। न्यू ओरलियंस तेल शोधन के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए फेमस है। फिलाडेल्फिया जलयान के लिए फेमस है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और क्यूबा जानते ही होंगे चीनी का कटोरा इसे कहते हैं, चीनी के लिए फेमस है। फिर से देख लीजिए, सैन डियागो जलयान उद्योग के लिए फेमस, बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए फेमस, न्यू ओरलियंस तेल शोधन के लिए, पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, फिलाडेल्फिया जलयान के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए और क्यूबा चीनी के कटोरे के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एक तरह से फिनिश है। इसकी इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि विश्व की पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है तो ये कनाडा है। मैप में देख रहे हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, यूएसए की हिस्सा छोड़ दे तो। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है तो कनाडा है, मैप में देख लेंगे। नॉर्थ अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है तो कोई भी नहीं है, शून्य है। हम देखिए चारों तरफ ग्रीनलैंड को देख लीजिए, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको सभी पानी तरफ, सभी के जो भी सबका जो बॉर्डर है दोस्तों पानी से टच है, इसलिए कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है वहाँ पर। यूएसए में पूछा जाए कितने प्रांत हैं तो कुल 50 प्रांत है यूएसए में। पूछा जाए कनाडा के वर्तमान पीएम याद रखिए जस्टिन ट्रूडो हैं। अमेरिका में दोस्तों हवाई द्वीप पाया जाता है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ पर 2 ज्वालामुखी है, उनको याद रखिएगा, मोना लॉ और किलोवा ज्वालामुखी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जॉर्जिया का स्थान यूएसए का और न्यू जर्सी
ये दोनों फेमस है किस लिए कि जॉर्जिया में हाल ही में हिंदू फोबियो के विरोध में बिल पारित हुआ है। और न्यू जर्सी में हाल ही में विश्व का सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यहीं बना है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। मृत घाटी याद रखिए यूएसए में पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरा पॉइंट क्या है तो मृत घाटी है। सर्वोच्च पॉइंट क्या है दोस्तों तो माउंट मैकिंजे है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म बिंदु भी है ये मृत घाटी। पूछा जाएगा दोस्तों सबसे पुराना पार्क, तो याद रखिएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है और यह सबसे पुराना है। इसे दोस्तों गर्म पानी का फव्वारा भी कहते हैं। पूछा जाए दोस्तों कि हमारे यहाँ जो संसद दोस्तों संसद कहते हैं, लेकिन अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं तो कांग्रेस कहते हैं। और इसमें जो अपर हाउस है दोस्तों इस अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। बता दें इनके हर एक प्रांत में 2 सीट फिक्स होती है सीनेट के लिए। तो कुल सीनेट की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 प्रांत मल्टीप्लाई विथ 2 100 सीट हो जाएगी। जनसंख्या कम है तभी भी 2 सीट, जनसंख्या ज्यादा है तभी भी 2 सीट कंपलसरी है। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आएगा साउथ अमेरिका, जिसको कौन जोड़ेगा नॉर्थ अमेरिका से साउथ अफ्रीका कौन जोड़ेगा दोस्तों तो पनामा जोड़ती है। देखिए याद रखिए पनामा किस माध्यम से जुड़ रही है तो कोलंबिया से जुड़ रही है। इसके बगल में क्या है कैरेबियन सागर, ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर दोस्तों। कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना और ये वाला पूरा क्षेत्र दोस्तों ये ब्राजील आ जाएगा। उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और ये हिस्सा अर्जेंटीना और मिर्ची की तरह ही है चिली। और नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों इसका ये भी चिली का हिस्सा है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिए कि नॉर्थ अमेरिका कौन बताया था, नॉर्थ अमेरिका में 2 रेखाएं पाई गई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पर भी 2 रेखाएं हैं, देख लीजिए कौन कौन सी है। एक तो इक्वेटर है, इक्वेटर, और दूसरी कौन है 23.5 डिग्री साउथ। जो 23.5 डिग्री साउथ है ध्यान दीजिए चिली से जा रही है, पराग्वे से जा रही है और ब्राजील से जा रही है। 3 देशों से जा रही है, चिली, पराग्वे और ब्राजील। लेकिन वही जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर इसका क्यों नाम रखा गया क्योंकि पहला देश इसका दोस्तों इक्वाडोर है, इसलिए इसका नाम इक्वेटर रखा गया है, भूमध्य रेखा। ये किन देशों से जाती है तो मैप में आप देखिए उन्हें दिखाया है। पहले इक्वाडोर से जाएगी, कोलंबिया से होते हुए, ब्राजील से होते हुए निकल जाएगी। तो ये पूछा जाए जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है यह चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से जाती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से जा रही है। और 0 डिग्री रेखा जो इक्वेटर है किस जा रही है, पहला देश इक्वाडोर आ जाएगा, फिर कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील। नेक्स्ट जितने भी देश हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनकी राजधानी देख लेती है। जिसमें पहला स्थान पर है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी पूछा है तो बोगोट, वेनेजुएला का कराकास, सूरीनाम का पेरामिरोबो, ब्राजील का ब्राजीलिया, नेक्स्ट उरुग्वे का मोंटेविडियो, पराग्वे का अंसियान, बोलीविया का लापाज, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, चिली का सेंटियागो, पेरू का लीमा और इक्वाडोर क्वेटो याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी जिनको हमने स्टार लगाया है। वेनेजुएला का कराकास, बोलीविया लापाज, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सेंटियागो, पेरू लीमा और इक्वाडोर क्वेटो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट साउथ अमेरिका का फिर से मैप बनाया है। इसमें हम कुछ झील वगैरह देख लेते हैं, झील, संधि और माउंट, पहाड़। ध्यान दीजिए दोस्तों, देख रहे थे इक्वाडोर के बगल में दोस्तों द्वीप समूह पाया जाता है जिसका नाम है गैलोपेगोस द्वीप समूह, जो कि इक्वाडोर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और यहीं पर डार्विन शाह ने अपना अनुसंधान प्रयोग किया था। यहीं पर 2 पर्वत दिखाए गए हैं दोस्तों, इनको देख लीजिए, माउंट केटोपैक्सी और माउंट चिम्पेरेजो, दोनों इक्वाडोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बात की जाए माउंट कोटोपैक्सी की तो यह विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, पेरू और चिली के मध्य एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है आटाकामू मरुस्थल। ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है अरिका, जो कि चिली क्षेत्र में आता है और यह विश्व का शुष्कतम स्थान है। तो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल पूछा जाए तो हो जाए आटाकामू मरुस्थल, लेकिन शुष्कतम स्थान पूछा जाए तो हो जाएगा अरिका, जो कि चिली क्षेत्र में है।
दोस्तों ध्यान दीजिए, अरिका को हम लोग कहते हैं घोस्ट टाउन, भूतों का शहर। ऐसा नहीं कि वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों इंसान नहीं रहते हैं, इसलिए उसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये दोस्तों जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, जो कि साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन मैगलेन संधि को के कारण ये अलग हो रही थी। इसको हम देख लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। उसके पहले बोलिविया देख लेते हैं। बोलिविया जिसकी राजधानी क्या है, राजधानी लापाज है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी पूछा जाए तो बोलिविया की राजधानी लापाज है। बोलिविया का पठार दोस्तों ध्यान रखिए 3 के लिए फेमस है, और बोलिविया क्षेत्र में एक झील पाया जाता है जिसका नाम है टिटिकाका झील, जिसे हनीमून झील भी कहते हैं, और यह विश्व की सर्वोच्च नैगम्य झील है। पूछा जाए दोस्तों कि जो टिटिकाका झील है ये किसके बॉर्डर पर है, तो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट मैगलेन संधि देख लेते हैं। मैगलेन या पूछा जाए साउथ अमेरिका के मुख्य भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग कौन करती है, तो मैगलेन संधि। साउथ अमेरिका से टिएरा डेल फ्यूगो जो भाग है दोस्तों ये मैगलेन संधि से अलग हो जाती है। मैगलेन संधि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति थे मैगलेन, ये पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इस संधि का नाम मैगलेन संधि पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं केप हॉर्न, मैंने हॉर्न अंतरिक्ष साउथ अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। देख लीजिए केप हॉर्न, ये हमने दिखाया दोस्तों, ये साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु, ये फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड। ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में दोस्तों ध्यान दीजिए पेटागोनिया मरुस्थल आ रहा है। पेटागोनिया यहाँ पर ब्राजील है दोस्तों, सॉरी बोलिविया है, और ये वाला क्षेत्र ब्राजील आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेटागोनिया। पेटागोनिया मरुस्थल दोस्तों यह अर्जेंटीना क्षेत्र में आता है, और यह ठंडा मरुस्थल है। यह पशुपालन के लिए फेमस है, और यह पशुपालन के लिए फेमस है क्यों, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है। तो जो पशुपालन फेमस है दोस्तों, तो वहाँ के जो पशुपालक है उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें ग्वांचो कहा जाता है। किस प्रकार के जानवरों का ज़्यादा पालन करते हैं, तो भेड़ वगैरह का ज़्यादा पालन करते हैं। पूछा जाए जो पेटागोनिया मरुस्थल है, इसे यह मरुस्थल क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अब वर्षा नहीं होने के कारण यह मरुस्थल है। शायद फॉकलैंड छूट गया है। फॉकलैंड देखिए जो केप हॉर्न के ऊपर था, यह जियोलॉजिकल रूप से साउथ अमेरिका का महाद्वीप है, जियोग्राफिकल रूप से आप देख रहे हैं, लेकिन इस पर इंग्लैंड अपना अधिकार दिखाता है, तो इसलिए फॉकलैंड पर विवाद चल रहा है। किसका, तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड का विवाद चलता है। नेक्स्ट देखिए पंपास घास के मैदान, ये समशीतोष्ण घास के मैदान इसे कहते हैं। ये अर्जेंटीना क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ पर मांस उद्योग फेमस है। इसी को ही अल्फा घास कहते हैं, जिसे पौष्टिक घास भी कहते हैं। पौष्टिक घास है तो जानवर वहाँ मिलेंगे ही, जब जानवर मिलेंगे तो मांस उद्योग भी मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपास घास के मैदान की, यह ब्राजील घास का मैदान है। नेक्स्ट अमेजोन नदी ब्राजील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख लीजिए ब्राजील क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो अमेजोन नदी अब आ रही है। और जो अमेजोन नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मडीरा है। और इस अमेजोन नदी को घेरे हुए है कौन, सेल्वास घास का मैदान। ठीक है दोस्तों, इसमें अमेजन नदी को देख लेते हैं। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में चली जाती है। जो बोला जाए अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। लेकिन फर्स्ट नदी की बात पूछी जाए तो नील है। सेकेंड लंबी नदी अमेजन नदी, और फर्स्ट नदी नील नदी है। अमेजन नदी दोस्तों ये अफवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब अफवाह क्षेत्र का मतलब मान लीजिए अमेजन जा रही है, तो इसकी जो शाखाएं हैं, जो सहायक नदी हैं, वो एरिया ज़्यादा कवर कर रही हैं, इसलिए अफवाह के क्षेत्र में यह सर्वोत्तम है। पूछा जाए अमेजन नदी की सहायक लंबी नदी के बारे में, तो मेडीरा नदी है, दाहिने हाथ पर बनती है। यहाँ अमेजन नदी के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं। और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। जैव विविधता वाला स्थान सर्वाधिक इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर पर है, और इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पर आप जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ पर पानी भी उपलब्ध है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है,
तो वहाँ पानी भी उपलब्ध है। जब पानी उपलब्ध है तो वहाँ वाष्पीकरण होगा। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होने वाली। जब वर्षा ज़्यादा होगा तो पेड़ों की लंबाई भी अधिक होने वाली है और सदाबहार वन क्षेत्र भी होने वाला है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ O2 उत्पादन ज़्यादा होगा। ज़्यादा पेड़ होंगे तो O2 उत्पादन ज़्यादा होने ही वाला है 20%, इसलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, फिर पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ज़्यादा वर्षा हो रहा है इसलिए जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण उसका आयतन भी अधिक होने वाला है। बोला जाए यहाँ रबड़ का मूल स्थान अमेजन नदी बेसिन है, और जो रबड़ है दोस्तों, रबड़ के वल्कीकरण में सल्फर का प्रयोग होता है। इससे सदाबहार वन मिलते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास अच्छी लगी हुई दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।